नमस्कार, मैं विनोद सिंह मीना पौसालिया से। तो आज हम न्यू दिल्ली बुक फेयर पब्लिक में आए 2026 में, जो भारत सरकार द्वारा यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। तो उसकी एक बुक हमारे लेखक है हमारे साथ श्रीमान छगन मीना डाकोल, जो बाबूनगर धनापुरा से हैं। तो इनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो नमस्कार जी, आपका स्वागत है। आप इस बुक का मुझे थोड़ा बहुत पर्पस बता दीजिए कि आपने किस पर्पस से इसको लिखा, उद्देश्य क्या था इसका बुक का? मेरा इस पुस्तक को लिखने का एक मकसद ये था कि मैं काफ़ी सालों से देख रहा था कि इतिहास में मेरा रुचि थी, लेकिन विशेषकर नरेंद्रपुरा छावनी जो हमारे मारवाड़ गोरवाड़ क्षेत्र में है, जिसने 1857 की क्रांति में बहुत विशिष्ट भूमिका निभाई, लेकिन इसके इतिहास को हम देखने जाते हैं तो बड़ा बिखरा हुआ कुछ लाइनों में कुछ पैराग्राफ में है। तो इसको और पूर्ववर्ती लेखकों के द्वारा उस इतिहास को कुछ इतना उजागर नहीं किया गया, और विशेषकर आदिवासी समुदाय ने जो अपने योगदान दिया तो उसको सामने लाने के हिसाब से, क्योंकि जो पहले के जो इतिहासकारों ने जो लिखा है उनका परिप्रेक्ष्य था सत्ताधारी के पक्ष से, तो इसलिए आदिवासियों को उन्होंने हमेशा विलेन बनाया। तो उनके परिप्रेक्ष्य को सबके सामने रखने के हिसाब से इस पुस्तक का लिखा गया, और इसे जो जुड़ी हुई ऐतिहासिक जो ऑथेंटिक जानकारी थी उनको एक सूत्र में बांध के पुस्तक का रूप दिया। क्योंकि मेरे हिसाब से पहली किताब है जो नरेंद्रपुरा छावनी के ऊपर विशेष स्पेशल बुक है। इसके अलावा आज एक भी लिखित रूप नहीं है जो सिर्फ नरेंद्रपुरा छावनी के ऊपर। सर, मैं आपसे एक और सवाल करूँगा कि इस बुक को लिखने की आपकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इस बुक को लिखने के हिसाब से मैं काफ़ी साल तक जयपुर में रहा, लेकिन वहाँ पे इस आज़ादी के विद्रोह में सबसे मजबूत भूमिका निभाने के बाद भी जब लोगों ने मेरे से पूछा गया कि आपके उधर का इतिहास क्या है, तो मैं बताने में सक्षम नहीं रहा। तो मुझे बड़ी वैसा महसूस हुआ कि इसमें कुछ करना चाहिए। तो मेरे कुछ साथी लोग जो वॉलेंटरी मेरे साथ जुड़े, जिन्होंने काफ़ी मेरी मदद की, जिसमें काफ़ी जोराराम जी थे, अपने नरेंद्र जी है, इसके अलावा रामलाल जी है, तरुण जी है, जगदीश जी है। इन्होंने वॉलेंटरी काफ़ी रिसर्च में हेल्प की। तो इसके अलावा इस चीज़ को हमें सबके सामने इतिहास लाना जरूरी है। इसमें मेरी प्रेरणा ये रही। दूसरी चीज़, कर्नल जेम्स टॉड जो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने उस क्षेत्र के मारवाड़ गोरवाड़ क्षेत्र के आदिवासी समुदाय, मीणा समुदाय का विशेषकर उन्होंने जिक्र किया, और उन्होंने जो योगदान दिया आज़ादी के उसमें लड़ाई में और उनकी वीरता में, तो उस चीज़ को कभी भी सामने नहीं लाएगा। तो उनको मैं अपने सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। मैं आपसे एक और इस कड़ी में एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो आपने ये बुक लिखी है, इससे आपने क्या उद्देश्य से आपने इसे सेट किया है कि ये बुक लिखने के बाद मुझे ये प्राप्त करना है, और ये आपने इस कारणवश इसको लिखा गया है? इसका मेन मकसद ये था कि आपको मैंने जैसे पहले बताया कि आदिवासी समुदाय को इसके मुख्यधारा के इतिहास में जोड़ना, उनके योगदान को बताना। दूसरा सबसे बड़ा ये था कि नरेंद्रपुरा छावनी जो उसका स्मारक है, उसके जो भी क्रांति सर्किल है, वो आज अपनी जलगर व्यवस्था के ऊपर इसको भविष्य में शहीद स्मारक या पेनोरमा के तौर में इसको विकसित किया जाए, और वहाँ पे ऐसे ओपन क्षेत्र के टाइप में उनकी पूरा वीरों की वीरता की गाथा की जाए, ताकि आने वाले अपने जो भी पीढ़ी है उनको अपने सूरवीर, अपने पूर्वजों की वीर गाथा के ऊपर उनको गौरव अनुभव कर सकें। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे सर आपने ये बुक लिखी, इसको आप अपने समाज में किस दृष्टिकोण से रखते हैं कि आप इसमें समाज क्या आपसे सहायता करे, और आप समाज के लिए क्या सहायता करें? इसमें मेरा योगदान मेरे लिखना है, तो मेरा जितना मेरे लिखने की जो भी मेरी शोध करने की मेरी जो क्षमता है, उस क्षमता को मैं पूर्ण रूप से समाज के उस पहलू के ऊपर मैं लागू करूँ जो अब तक उजागर नहीं हुआ, मुख्य धारा के इतिहास में नहीं है, उसको मैं उजागर करूँ। और समाज से मेरी ये आशा है कि वो जो भी ऐतिहासिक तथ्य उनके पास है, या वो उनके पूर्वजों की गाथा है, या उनके संबंधित कोई तथ्य है या सब साक्ष्य है, तो वो सामने लाए और उसको लिपिबद्ध करें, ताकि वो आने वाली पीढ़ी के सामने एक सुरक्षित हो सके
नहीं तो श्रुति प्रथा के हिसाब से आने वाले पीढ़ियों को, ये एआई के ज़माने की पीढ़ी है, उसको अपने इतिहास की कुछ जानकारी नहीं रहती। तो मेरा सब शॉर्ट में यही मकसद है, अपने इतिहास लिपिबद्ध होगा तो सालों साल तक ये विश्वसनीय तौर पर सुरक्षित रहेगा। सर आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया इस चीज़ का, लेकिन सर मैं आपको एक और प्रश्न करना चाहूँगा कि आपकी इस बुक का थोड़ा सा हल्का सा ब्यौरा हमें दें, कुछ ऐसे बिंदु पे आप थोड़ा हमें बताएं कि आपने इस बुक में उस बिंदुओं पे जोर दिया है जो कि इतिहासकारों द्वारा या फिर जाने अनजाने में दबाए गए या फिर नहीं लिखे गए हैं, उस पर कौन से बिंदु जो ऐसे जो आप उन पे ज़्यादा जोर दिया आपने और समाज के सामने लाने की कोशिश की? इसमें उन बिंदु ऐसे हैं कि अब हम जानते हैं कि इतिहास हमेशा उसी का लिखा गया है जो सत्ता पक्ष है। तो सत्ता पक्ष पूर्ववर्ती में या तो ब्रिटिश थे, उससे पहले शासक वर्ग था, या उससे पहले जो भी थे, तो उन्होंने उनके लेखक, उनके इतिहासकार, उनके कवि, उन्होंने हमेशा उनकी प्रशंसा की। लेकिन जो विद्रोह में खड़ा हुआ जो समाज, जो वर्ग था जो विद्रोह में खड़ा, जो उनकी गलत नीतियों के खिलाफ करके और उनकी अत्याचारों के खिलाफ लोगों को सामाजिक न्याय देने की कोशिश कर रहा था, उसको उन्होंने अपराधी की कैटेगरी में खड़ा किया। उसको उन्होंने चोर, डाकू, डकैत के या आतंकी के तौर पर उन्होंने जो सूचीबद्ध किया, उस चीज़ की मुझे आपत्ति थी कि सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू में कि इन आदिवासी जो विद्रोही संघर्षशील समाज था, उसके क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, उसका क्या परिप्रेक्ष्य था। तो सत्ता पक्ष का तो हर एक परिप्रेक्ष्य हर किताब में हर जगह में, लेकिन इनका परिप्रेक्ष्य में ये क्या सोचते थे, इन्होंने ये विद्रोह क्यों किया, ये किस हिसाब से इसको लागू करते थे, उस चीज़ को एक सही तरीके से और लोगों की धारणा बदलने के लिए बहुत अच्छा उत्तर दिया सर आपने। सर मैंने सर की पहली बुक पढ़ी है, जैसे ही पब्लिश हुई हमने ऑर्डर की लाई, तो सर उसमें एक गाड़िटी शब्द का प्रयोग किया गया आपने, सर उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे? हाँ, ये गाड़िटी शब्द को इन्होंने ऐसे किया है कि जब हम इतिहास में देखते तो इन्होंने चोर, डाकू, उन सब में गाड़िटी को उन्होंने एक चोरी या डकैती के रूप में किया। लेकिन मैंने जहाँ तक इसके तथ्य देखा और इसके रिलेटेड जो मैंने जानकारी जुटाई, गाड़िटी शब्द एक तरह से सामाजिक तौर पर न्याय देने की प्रक्रिया में जो भी सरकार होते थे, जो भी विद्रोह होते थे, जो सत्ता का विरोध करके उनके गलत नीतियों का खिलाफ करके जो भी शोषण करता था, उससे समाज को, उससे धन को या जो भी छीन के ज़रूरतमंद तक पहुंचाना या उसके हकदार है उस तक देना, और उससे लिया भी उतना ही ज़्यादा था कि जितना वो उसने बेईमानी से कमाया, या फिर उतना उसके खुद के ईमान के धन पे कभी डाका नहीं था। और दूसरी चीज़ ये धाड़ेती उनके कई नियम कानून, सख्त नियम कानून होते थे, वो कभी भी किसी गरीब को नहीं सताते, ना किसी महिला को, ना किसी बुजुर्ग बच्चे को। और वो अगर चाहे वो उसके जो उनका दुश्मन जो उनका जो लक्ष्य है, उसके परिवार सदस्य के लिए, उसका रिश्तेदारी के लिए, तो भी उनको उन्होंने प्रताड़ित नहीं किया। वो सिर्फ उस आदमी से सिर्फ उसकी सज़ा देते हुए जिसने उसने बेईमानी की, उसको सज़ा के तौर पर देके उससे उसकी अनुपात में धनराशि लेके उसकी ज़रूरतमंद पहुँचा देते थे, और अपने लिए सिर्फ 2-4 दिन का अपने पालन पोषण जितना कि जैसे आपने गांधी को यहाँ पर विस्तार में किया, तो क्या हम इसको सर ऐसे कह सकते हैं कि एक प्रकार से रॉबिन हुड वाला काम या फिर ऐसा कुछ? बिल्कुल इस चीज़ को मैं बड़े जोर देके कहना चाहूँगा कि जिस तरह से वर्णन जिस तरह गलत है, उसको अब अपनी तो लोगों की सोच में लाके जो काम रॉबिन हुड को हम जो मानते हैं, उनका क्या है अमीर से लेकर गरीबों में देना, तो यही सेम नियमानुसार ये इन्होंने मीना समुदाय और अन्य आदिवासी समुदाय ने ये काम किया। हाँ जी, नमस्कार, बहुत बहुत बधाई हो आपको। सबसे पहले दिल्ली में आने के लिए दिल्ली में आपका स्वागत है। मेरा नाम भवनलाल मीणा है और आप जानते ही हो हमारे मुंशी सॉन्ग भवनलाल मीणा की जगह है। सगन जी ने जो काम किया है ना, वो आने वाले समय में बिल का पत्थर साबित होगा, जिसमें हमने भी कोशिश की कि छोटा सा हमारा योगदान दे। हमने ये कोशिश की कि ये दिल्ली में आए और दिल्ली के लोगों को दिल्ली में जाएगी तो दिल्ली से टूट जाएगी। मेरा पहला सवाल इससे है कि आपने इस बुक को दिल्ली में ही प्रमोट करने के लिए क्यों किया? इसका मेरा ये मकसद ये है कि मेरा मकसद सिर्फ किताब को सेल करना,
आपको सेंड करना, इसको पैसे कमाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि लोगों में जागरूकता आए और पूरे देश भर में इसकी जागरूकता हो कि अरुणपुरा छावनी का क्या योगदान था और वो आज ऐतिहासिक पन्नों में दबी हुई है, वो सबके सामने आए। और आज के जितने विकास के कार्यों में इसका भी एक नाम हो, और ये अच्छे एक युद्ध स्मारक या उसके शहीदों के स्मारक के तौर पे जाना है। चलो काफ़ी बातें तो हमारे भाई विनोद भाई ने की और बचा नहीं है पूछने के लिए, लेकिन मैं आपसे आपकी बुक के बारे में पूछूंगा जिसमें इसमें टाइटल रखा है आपने चलो दिल्ली मारो, इसका आप थोड़ा 1857 की क्रांति में ये सबसे ज्वलंत नारा था। ये नारा अपने आप में लोगों में एक बिजली की तरह करंट प्रवाहित कराने का काम करता है। इस नारे ने पूरी क्रांति को संस्कृत में समझाया। अच्छा, जैसे कि अभी कहा जा सकता है काफ़ी बातें हो चुकी है क्रांति के बारे में, तो मैं एक लाइन में ये कह सकता हूँ कि मारवाड़ में अगर जो क्रांति हुई है उसका पूरा योगदान ये से मेरा बिल्कुल 100% सही है। तो आपके कहने का मतलब है कि जिस तरह से हम आगे की किताबों में बुकों में पढ़ते हैं क्रांति को लेकर, जहाँ तक मुझे पता है मैंने तो किसी बुक में ऐसा पढ़ा नहीं, अगर आप ला रहे हो तो ये आप इस बात को बुक में लिखने को न पढ़ने को मिले, इसमें आप क्या कहेंगे? ये बुक पूर्ण रूप से संदर्भ और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, जो कि सरकार के जो लाइब्रेरी के दस्तावेजों में या पूर्व लिखित किताबों में के हिसाब से है। आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं फिर से, लेकिन बुक के बारे में बात करें तो लेकिन हमारे समाज की जो पीढ़ी है, तो अभी जो न्यू जनरेशन आ रही है, जो हमारी जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, एजुकेशन को लेकर और बुक के राइटर को लेकर, जैसे कि देखा जाए तो हमारे समाज में जो राइटर मिलना मतलब क्या बोलते हैं गेहूँ की बोरी में सुई ढूंढने के बराबर है। आप शायद पहले राइटर होंगे जो दिल्ली तक आपकी बुक आई है, तो उन जो न्यू जनरेशन को आप कैसे मोटिवेट करोगे कि वो भी बुक लिखे और आगे आए एज ए राइटर, एज ए म्यूजिशियन या ऐसे कुछ भी इस तरह से आप? तो ये है कि मेरा मानना ये है कि अगर हमारे अंदर कोई प्रतिभा है तो उस प्रतिभा को हम अपने व्यक्तिगत के लिए यूज तो करें, लेकिन उसके साथ में हम ऐसा कुछ काम करें तो वो प्रतिभा समाज के काम आए। समाज से मेरा मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमारा जो जातिगत समाज, मैं कह रहा हूँ वो समाज जो भारतवर्ष के जो भी समुदाय है सबके लिए सार्वजनिक तौर पर वो काम आए। तो मैं अपने इतिहास का लेखक अगर कोई अगर इसके लिए काम करना अवगत कराने के हिसाब से काम करें कि उसको हम ऐसे न लेके सिर्फ मेरा नाम हो। अगर मेरे साथ में मेरा साथी काम करना चाह रहा है तो मैं सोचूंगा कि वो भी आगे बढ़े तो वो भी यही काम करे। तो मेरा इस किताब में ये क्रांति की एक चिंगारी है। एक तरह से पहले क्रांति 1857 है, ये अभी की क्रांति है जो इस इतिहास को वापस जोड़ने के काम कर रही है। तो मेरा मानना है कि आने वाले सालों में एक छगनलाल की बजाय 10 या 100 छगनलाल पैदा हो जो अपने इतिहास को